वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीएस, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर से संबंधित सभी तरीके के टॉपिक कराए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। ये पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। तो आपको इसके बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हाल ही में इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्यों ये चर्चा में फिर से आया। तो अभी हाल ही में सभी को पता है कि मणिपुर में जो दंगे हुए हैं, मणिपुर में जो मैतई और कुकी समुदाय है उनके बीच जो हिंसा हुई है और जो झड़प हुई है, जिस तरीके से मणिपुर का पूरा माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है, उसको लेकर डिटेल में चर्चा की मांग कर रही है विपक्ष प्रधानमंत्री से कह रही है कि इसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। और इस बात पर प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो अभी कुछ भी नहीं बोले हैं। इसलिए विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया है। आगे अभी जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है। देखिए, मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूं जब मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, किस तरीके से इसमें वोटिंग होती है। लेकिन आज ये टॉपिक दोबारा से मुद्दा में आया है, दोबारा से चर्चा में है, इसलिए आपको इसके लिए जान लेना जरूरी है। तो अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, जो हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर विश्वास मत अथवा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है। जब कोई भी सरकार सत्ता में होती है और उससे विपक्ष कह लीजिए, जो उससे सहमत नहीं है उसकी चीजों से, या वो चाहता है कि वो जवाब दे, जो जिस सरकार की उस समय पर अकाउंटेबिलिटी है, जिस समय पर वो सरकार उस बात को जो चाह रहे हैं विपक्ष, उसको अगर रिस्पॉन्स नहीं करती है तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सहारा ले लेती है विपक्ष। वही इसके लिए बात करी गई है। देखिए, हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतरीन है। लोकतंत्र व्यवस्था जब बनाई गई थी, जिस समय पर भीमराव अंबेडकर और इन सभी लोगों ने मिलकर पूरे संविधान को बनाया था, उस समय पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी चीजें दी गई थी हमारे संविधान में कि कहीं भी इसका दुरुपयोग ना हो सके। जो सरकार सत्ता में है, कहीं वो अपनी मनमानी ना कर सके, कहीं वो अपनी चीजों को अपने हिसाब से ना कर सके, कहीं ताना सहाना बन जाए। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत सरकार जो सत्ता में होती है, अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है जिस सदन से वो निर्वाचित होकर आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा से निर्वाचित होकर आए हैं, अगर वो अपना बहुमत लोकसभा में साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है इस समय पर, अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ समय पहले आपने सुना होगा राजस्थान में भी यही प्रतिद्वंद तरीके का चल रहा था और ये महाराष्ट्र में भी चल रहा था। तो इस तरीके की चीजें अक्सर कर आप सुनते रहते हैं, लेकिन जान लेना और इसको समझ लेना बेहतरीन तरीके से, ताकि जब भी कोई आपके सामने आगे बोले कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये टर्म होता क्या है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी सरकार जो है वो तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास निर्वाचित सदन में बहुमत है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, यदि किसी सांसद को लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जैसा कि पिछले टाइम आपने देखा होगा, राजस्थान में बहुत ज्यादा चल रहा था कि कुछ सांसद बीजेपी में चले गए हैं और कुछ सांसद जो कांग्रेस के थे। अगर कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में है वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती तो फिर क्या करना पड़ता, उनको, जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा सकती है। इस बात को आपका ध्यान रखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही ले लिया और कोई भी विपक्ष आएगा और सांसद लगेगा कि इनके पास बहुमत नहीं है और मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा और ये हट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि जब
अविश्वास प्रस्ताव, इसको सबसे पहले क्या होगा, जो स्पीकर होगा लोकसभा का, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अभी हाल फिलहाल में लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो जब सदन में स्पीकर जो होता है वो इसको स्वीकार कर लेता है, उसके कितने दिनों बाद, 10 दिन बाद, उसके 10 दिन बाद इस पर मतदान कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ, आज ही अविश्वास प्रस्ताव लाए, सॉरी आज ही चीजें हुई और आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो गई और सब फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो कितने दिन, 10 दिन, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो 10 दिन बाद इस पर मतदान कराया जाता है। यहाँ अब सरकार को बहुमत साबित करना होता है। जिस समय वोटिंग हो रही होगी उस समय पर सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, जो भी कमियां हैं सरकार की उनके बारे में उनको बताते हैं, और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। आप ये समझिए, अगर केवल प्रधानमंत्री अकेले इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर त्यागपत्र नहीं देते हैं, अगर वो अपना बहुमत साबित कर पाए, नहीं कर पाए, तो क्या होगा, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, पूरी सरकार गिर जाती है। उसमें जितने भी मंत्री होते हैं वो सब अपने पदों को उनको छोड़ना पड़ता है। उसका मतलब यही है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के पास 303 सांसद हैं। कितने हैं, लगभग मतलब 303 सांसद हैं। तो उनके लिए अकेले बहुमत साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा है 272, जो बहुमत साबित करने के लिए कितना चाहिए, 272, वो उनके पास ऑलरेडी 303 है। तो उन्हें इस बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमेशा इस प्रस्ताव में एक और बहुत अच्छी चीज है, हमेशा इस प्रस्ताव का मतलब सरकार को गिराना नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी बात अपने संविधान में कही गई है। कई बार जो पक्ष में सरकार होती है वो अपनी चीजों को नहीं बोलना चाहती है, कुछ भी शांत है, तो विपक्ष इस तरीके से चीजें कर सकता है और सरकार को इस चीज के लिए बाध्य कर सकता है कि आप इस पर प्रतिक्रिया या अपना जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर किसी राज्य में या किसी देश में आप किसी पद पर हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उसको आंसर करें। और अक्सर कर भारत में ऐसा देखा जाता है कि जो मुद्दे होते हैं बहुत ज्यादा, वो मुद्दों को किसी अलग ही डायरेक्शन में ले लिया जाता है। और जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, इन राज्यों को तो वैसे भी हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए और इन राज्यों से हमारी संस्कृति, हमारी चीजें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और वहां पर इस तरीके की हिंसा जो मणिपुर में भड़की हुई है, कितने लोग बेचारे मर गए, कितने लोगों के साथ बुरा व्यवहार हुआ, कितनी फीमेल के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, उसकी जवाबदेहिता कौन देगा, उसका कौन अकाउंटेबल होगा, उन लोगों की क्या गलती है, जो आन समुदाय के लोग हैं वहां पर, उनमें किसी की क्या गलती है। जिन लोगों ने मणिपुर के मुद्दे को सही से नहीं समझा है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी इस बात के लिए कि देश में अगर ऐसे कोई मुद्दे होते हैं तो बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पे आप देख लें और आपको जो दिखाया जा रहा है आप वो देखना चाह रहे हैं, उससे बेहतर होता है कि आप किसी ऐसी साइट को फॉलो करें जहां पर रियलिटी दिखाई जाती है, जहां पर रियलिटी बताई जा रही है। व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो जाते हैं या फिर आप फेसबुक पे देख लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, बजाय किसी अच्छे से रिसोर्स को फॉलो करें और उस सोर्स से आप उस चीज को देखें। उस सोर्स से आपको पता चलेगा कि मणिपुर में क्या हुआ है, मणिपुर में वजह क्या थी। आप अगर एक पढ़े लिखे भारतीय नागरिक का फर्ज निभाना चाहते हैं और चीजों को समझना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो विचारधारा है उससे समझें, ना कि किसी के कहे हुए या किसी की कही हुई किसी बात को आप मानकर उसी को सत्य मान लें। तो अपनी जो आपकी एनालिसिस है वो क्या कहती है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप पढ़े लिखे एक इंसान हैं, आप इस समय पर चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि ये कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है या यूट्यूब पे जो लोगों ने चीजें डाल रखी हैं बहुत सारी, आप खुद उसको आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, आपको क्या समझना है। कई बार क्या होता है ना, लोग वही देखना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, तो ऐसे ना बने। वो देखें दोनों को, जब भी कोई हो सकता पक्ष में बात कर रहा हो कोई विपक्ष में बात कर रहा हो, दोनों को सुनिए,
फिर आप अपने दिमाग का उपयोग करिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे या फिर आप ही देखिए, अगर आप एग्जाम पास करेंगे, जब कहीं जाएंगे, थोड़ा टॉपिक से हटकर ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बैलेंस हो। आप अपने खुले विचारों से, आप अपने देश के लिए, आप अपने साथ साथ साथियों के लिए, आपके साथ जो काम कर रहे हैं लोग, आप बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे। और जब आप अपना काम बेहतर करेंगे तो आप अपनी सेवाएं भी बेहतर दे पाएंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बताती हूँ कि लेकिन हमेशा इस प्रस्ताव का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार को गिरा दिया जाए या सरकार को हटा दिया जाए। विपक्ष भी इस बात को जानता है कि मोदी सरकार को गिराना आसान नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बहुमत में है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि मोदी सरकार के प्रति लाया गया ये कौन सा, ये आपके जीएस और जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लाया गया कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है। क्या आपसे एक और क्वेश्चन है, क्या इनके लिए कभी पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? अगर लाया गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो 28वां अविश्वास प्रस्ताव है ये। इस सबसे अधिक आज तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लाए गए हैं। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई, 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार को गिराया गया था इसी अविश्वास प्रस्ताव के चलते। फिर अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि प्रधानमंत्री इस पर चर्चा करें और इस पर बात करें, ताकि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको ये संदेश ना जाए कि देश के मुखिया को ही हमारे बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। उसी दौरान आप फ्रांस विजिट करते हैं, उसी दौरान आप दूसरी और कंट्रीज विजिट करते हैं, आप देश के इतने बड़े नागरिक हैं, इतनी महत्वपूर्ण पद को आपने संभाला है, तो जो राज्य में, जिस देश के राज्य में इतनी हिंसा भड़क रही है उस पर बोलना उनका हक बनता है और जनता चाहती है कि वो उस पर बात करें। देखिए, विपक्ष और सरकार ये हमेशा चलेगा कि दोनों एक दूसरे की खींचातानी करेंगे। जब वो पक्ष में होते हैं तो वो विपक्ष में होते हैं, तो एक दूसरे के लिए सरकारें हमेशा किसी के फेवर में नहीं रहेंगी। लेकिन एक आम जनता की नजर से आप सोच के देखिए, आम जनता क्या चाहती है? कोई भी आम जनता सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि उसके देश में शांति रहे और उसके बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिले और उसको जितनी भी हो सके बेहतरीन तरीके से हेल्थ की सुविधाएं मिले और उसके बच्चे पढ़ सके। इसके अलावा एक आम जनता को किसी भी सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, रहने को घर हो, खाने को हो और एक नौकरी हो इंसान के पास, जिससे वो अपने पारिवारिक जीवन की जो आजीविका है अपने उसको चला सके और उसके बच्चे आसानी से पढ़ सके। हर एक इतनी योजनाएं चलाने से बेहतर है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इतनी योजनाएं चलाई जाती हैं, इनका रियल लाभ किसे मिलता है? और अगर लाभ मिलता है तो क्यों नहीं उन बंदों को जिनके जो बच्चे हैं। एजुकेशन सिस्टम भारत में क्यों नहीं अच्छा हो सकता है? हमें इस पर विचार करना चाहिए। लोग इतना, बाहर के देशों में आप एजुकेशन देखिए कितनी अच्छी है, हमें अपने देश में एजुकेशन पर बहुत, एजुकेशन और हेल्थ, अगर 2 चीजें इंसान की अच्छी हैं तो इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कभी भी एजुकेशन पर बात नहीं करती है बहुत ज्यादा। उसको पता है अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो अपने हक की मांग करेंगे, और अगर वो अपने हक की मांग करेंगे तो फिर ये हिंदू मुस्लिम हो गया और ये अदर छोटी जात बड़ी जात, इन सबको कैसे लड़ाएंगे आपस में? तो उनको कोई मुद्दा चाहिए सरकार में बने रहने के लिए। हर एक सरकार को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द बीजेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज एज वेल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, किसी की हो, जब एक सत्ता में आदमी आ जाता है ना, वो कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। दे फॉरगेट अबाउट व्हाट दे आर सेइंग फॉर, जो उनकी पॉपुलेशन है, जो जिसके लिए उन्होंने इतने सारे कस्में, मैनिफेस्टो इतने सारे निकालते हैं, सब करने के लिए क्या करते हैं बाद में जनता के लिए? एक आम जनता के लिए कुछ भी बदलता नहीं है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। आप देश विदेश में नो डाउट बहुत अच्छी हमारी छवि है, भारत की बहुत अच्छी छवि है। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, बहुत अच्छी छवि है, लेकिन अपने देश में जब देश जलता है और कोई राज्य जलता है बहुत तकलीफ होती है चीजों के लिए। तो उन चीजों पर बेहतर है कि विचार किया जाए और हम अपने देश को अगर कुछ बेहतर कर सके और बेहतर दे सके। मैं आपको कभी कभी वीडियो के माध्यम से या वीडियो के जरिए से आपको इन चीजों के बारे में बता देती हूँ। जिन लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है वो सुने, जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता है वो इसको स्किप कर दे।
मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं फील करती हूँ अपने देश के लिए, हर नागरिक हो सकता वही फील करता हो, लेकिन इतनी चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। जब बाहर जाता है कोई, थोड़ा और एजुकेशन उसके पास होती है, तो वो एक खुले दिमाग से चीजों को समझ पाता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने करियर में बेहतरीन करना चाहता है। अगर आप चीजों को बेहतर सही से समझ पाएंगे तो यकीन मानिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, आप एक बहुत ही बेहतरीन आदमी बनेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकेंगे। हो सकता टॉपिक से रिलेटेड चीजें थोड़ी कम थी, हटके थी, अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड थी चीजें, लेकिन मैंने आपको समझाने की इसलिए कोशिश की है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है। आपको अपने दिमाग को खोल के समझने की जरूरत है कि रियलिटी क्या है। अगर आप रियलिटी को जिस दिन समझ गए, उस दिन आपने अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो स्किप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।